ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का है? 500? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की। वो क्या है ना अंकल, मैम्बो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, और देखना इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है। और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया। जिस लड़के को गरीब फटीचर समझकर सब करते थे बेइज्जती, आज वही नक्श कैसे निकला सूरत की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, मजा आना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? भानुशाली ग्रुप? अरे भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है कि मैं जानता हूँ। बेटा मैंने काम की बात करने के लिए फोन नहीं किया, बस मुझे तेरी आवाज सुननी थी। मैं जानता हूँ तेरा दिल कितना बड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तू अपने मन में बैर रखने वाला नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे माफ करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन जो कुछ भी आप लोगों ने मेरे साथ किया उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। क्या तेरा दिल नहीं करता है मेरी सूरत देखने को, मुझे मिलने को? बेटा एक बार मुझे मिल ले, अब फिर पता नहीं मेरे पास कितने दिन बचे। एक और आखिरी बार बस। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पापा जितेन भानुशाली थे। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी ले ली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभालने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए था। 2.5 साल बाद नक्श सिर्फ अपने पापा की खातिर यशवर्धन भानुशाली की मदद कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान था। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो सकूं, जिससे मेरे और मेरे पिताजी का खोया हुआ सम्मान लौट सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं कुछ शर्तें आपके सामने रखूंगा, आपको उसे स्वीकार करना है, कबूल करना है, और उसके बदले में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सिंपल। शर्तें? अब तुम अपनों के आगे शर्तें रखोगे? इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, और शायद इसी में मेरा फायदा। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये आपने की ना फायदे की बात। सबसे पहली शर्त, अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? मेरी दूसरी शर्त यह है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा
जब इस कंपनी में काम करने की मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। इस कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, सब मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। सब ये समझ लीजिए कि अब ये कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी। तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर। भले ही मैं अनिका को अपना सच इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जैसे मेरे हाथों में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूं जो मुझ पर हंसते थे। बगावत की शुरुआत तो हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से निकलने के बाद नक्श ने अपना व्हाट्सएप चेक किया, जहां उसे 3 मैसेजेस दिखे। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों अनिका के थे। नक्श, तुमने कपड़े खरीदे? मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज भिखारियों जैसे मत आना। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। इसीलिए उसने नक्श को इस बार पहले से ही पैसे भेज दिए, जिससे जवेरी खानदान और बाकी के गेस्ट के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता है। अनिका बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपए की मुझे कोई जरूरत नहीं। जब चित्रा और अनिका मेंशन के हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में नक्श का आना अच्छा लगता था। वाह मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। मैम्बो अंकल को लगा कि नक्श पहले की तरह उनकी बातों का बुरा मानकर पार्टी से चला जाएगा, लेकिन नक्श ने उन्हें इग्नोर किया और हल्की सी मुस्कान से उन्हें देखता रहा। मैम्बो अंकल अनिका को नक्श के खिलाफ भड़काने लगे। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। लेकिन अनिका, तुमने तो अमीरी देखी है ना, लेकिन तुम की अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। अब ये जो ये ड्रेस पहनी कितने की है? 15,000 रुपए की है ना। अरे कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े ओकेजन पर इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। वैसे तो मैम्बो अंकल अनिका के चाचा थे, लेकिन वो हमेशा अनिका और चित्रा को बदनाम करते रहते थे। चूंकि आज मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आना था, इसलिए मैंने अपने लिए इटालियन डिजाइनर पसंद किया, रिकार्डो टिस्की। नाम तो सुना होगा ना, रिकार्डो टिस्की। और ये मेरा सूट कस्टम मेड है और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने? 6 लाख। वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। वाह। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे। वैसे शॉक्ड होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे। वहाँ उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बांटकर वाहवाही लूटना, ये उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी। और जवेरी खानदान में भरे एक से एक नमूने उनकी इस प्रैक्टिस को समझ ही नहीं पाए थे। मैम्बो अंकल तो नक्श और अनिका को बेइज्जत करने के तरीके ढूंढ रहे थे, मगर नक्श ने उन्हें फिर से इग्नोर किया। नक्श ने जब देखा कि मैम्बो अंकल अनिका को अपना निशाना बना रहे थे, तब अचानक उसने कहा, वाओ मैम्बो अंकल, ये शैंपेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती, जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर? मैम्बो अंकल जानबूझकर नक्श को हमेशा इंसल्ट करते हैं।
लेकिन नक्श को अब उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि बैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका इसलिए मेरी खूबसूरत बीवी को खूबसूरत चीजें पसंद है, वो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी बेशकीमती। पहली बार नक्श की बातों से अनिका खुश थी और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। आज नक्श ने सभी को अपनी बातों से शॉक कर दिया था, यहां तक कि मैम्बो अंकल भी नक्श के इस बर्ताव से डर गए थे। ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप, इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। अंकल आप इनकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना, फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। मैम्बो अंकल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नक्श ने उनकी बेइज्जती सबके सामने कैसे कर दी। अनिका को नीचा दिखाने के चक्कर में वो खुद ही बदनामी का शिकार बन बैठे। तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे यह पक्का यकीन है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना हुआ है। आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास कितने पैसे हैं ये आपको बताने की क्या जरूरत है? आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नक्श, चुप हो जाओ। मैं तो बस जवाब। जस्ट लेट इट बी ना। भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाता है, पर आप तो बड़े हैं, आप क्यों ये सब फालतू की बहस में पड़ रहे हैं? छोड़िए ना, जाने दीजिए। ये सब बातें चल ही रही थी और मैम्बो अंकल का गुस्सा और सर पे चढ़ रहा था कि तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे सब क्या कर रहे हैं? लो बा आ गई, आओ बा। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग जय कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लग गए। अनिका की दादी की वजह से जवेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। सबको देखकर कल्याणी देवी बहुत खुश थी, लेकिन नक्श को देखकर उनके चेहरे का रंग उतर गया। भले ही कल्याणी देवी परिवार को साथ जोड़ने की बातें कर रही हों, लेकिन मन ही मन उनका सबसे चहेता बेटा मैम्बो अंकल ही थे। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रहा है, और ये भी सुनने में आया है कि वो सीईओ बहुत ही यंग है, बिल्कुल हमारी पोती अनिका के जैसे। शायद 2-3 दिन में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। बीते सालों में जवेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए थे। भानुशाली परिवार जवेरी खानदान से हर मामले में 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जवेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। तो फिर क्या ख्याल है, किसी के पास कोई आइडिया है कि भानुशाली ग्रुप के उस सीईओ से मुलाकात कर सके? अगर जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और भानुशाली ग्रुप के साथ जवेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो वो इंसान जवेरी खानदान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा और उसे मैं अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। दादी दादी, હું જો आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज।
अरे हूँ सारी डीलिंग करी सकूँ जो। बा मुझे जाने दो, मैं ये डील क्लोज करके आऊंगी। नवीन, ये मैटर को तुम हैंडल करोगे एंड डोंट लेट मी डाउन। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और देखना इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। मैम्बो अंकल इस सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस बार भी वो भानुशाली इंडस्ट्रीज से डील क्रैक नहीं कर पाएंगे। सर वो जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं, बोल रहे हैं कुछ बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो एक्चुअली भानुशाली ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल भी साथ लेके आए। तो अगर आप अभी बिजी हो तो मैं उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए बोलूं? कल्याणी देवी का सपना क्या पूरा कर पाएंगे उनके सबसे लाडले बेटे? क्या कभी मैम्बो अंकल जान पाएंगे कि नक्श ही है भानुशाली ग्रुप का वो नया सीईओ? क्या मैम्बो अंकल को होगा अपने किए पर पछतावा? अनिका की बेइज्जती का क्या बदला ले रहा है नक्श? आखिर जवेरी खानदान और भानुशाली परिवार का कभी जुड़ेगा कोई कनेक्शन? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।